यस, लास्ट क्लास में कोई डाउट्स हैं क्या? नो क्या नो सर। नहीं है? ठीक है। सो पेपर का पहले बता देता हूँ स्टेटस। मैंने थोड़ा सा चेक किया है, तो अभी आज भी मैं नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक लग रहे थे सारे अभी तक, तो जितने मैंने चेक किए हैं एमसीक्यूज किए थे, तो वो तो सही किए हैं तूने। ठीक है, आगे का मैं चेक करके फिर तुझे बता दूंगा। आज अपन नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, हर जगह पे देखो ट्रायंगल्स दिखे जाएंगे कहीं ना कहीं पे, तो उनकी प्रॉपर्टीज और व्हेन आर टू ट्रायंगल्स इक्वल एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, ट्रायंगल्स में 9th में भी ट्रायंगल्स है, 10th में भी ट्रायंगल्स है, 9th में वी विल बी स्टडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और 10th में वी विल बी स्टडिंग अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, सो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन आर टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी दो फिगर है दोनों इक्वल है। इक्वल का क्या मीनिंग हुआ? डिफाइन इक्वल कैसे इक्वल बोलूं? एज इन उनके लाइंस और एंगल्स का मेजरमेंट सेम। थोड़ा लाउडली बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सो लाइंस और एंगल्स का मेजरमेंट सेम। दैट इज करेक्ट, यस। मतलब दिख नहीं रहा, थोड़ा सा फिगर एग्जैक्टली सेम नहीं बना है, बट टू फिगर्स जब इक्वल होते हैं देन वी से दैट द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसका मीनिंग, इक्वल का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? जैसे इक्वेशन में तो अपन 2 इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, इक्वल मीनिंग समझ में आ रहा है। फिगर्स में इक्वल का मतलब होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं यूज किया था तूने, विच इज half knowledge. ठीक है, half knowledge can be more dangerous. Corresponding angles should be equal and corresponding sides should also be equal. जब दोनों कंडीशंस मीट होंगी तभी मैं बोलूंगा दैट द बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है क्या? सो यहाँ पे जैसे ये मैंने फिगर बनाए, दीज आर टू क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि हो कॉन्ग्रुएंट, बट मैंने बोला है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दिख नहीं रहे बट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इज दिस, अ वेवी लाइन ऑन टॉप ऑफ एन इक्वल साइन। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मीनिंग होगा दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और दोनों इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स should be equal or will be equal for congruent figures, and corresponding sides will also be equal. So AB is congruent to EF, BC is congruent to FG, CD is congruent to QH, and AD is congruent to EF. ठीक है, और वो सारे पेयर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मीनिंग है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल फिगर्स। ठीक है, ऑल फिगर्स के लिए ये ट्रू होता है। सिमिलर वर्ड भी पता होना चाहिए कि सिमिलर का क्या मीनिंग है। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if they are same in shape but may not be in size.
सिमिलर का सिंबल होता है जस्ट अ वेवी साइन, लाइक वेवी लाइन लाइक दिस। तो ये वाला फिगर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आर सिमिलर क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है। Yes. शेप सेम होने का मतलब है कि अगर कि मैं एक कोई भी एक चीज को स्ट्रेच करता हूं या श्रिंक करता हूं तो मेरे पास दूसरी चीज आ जानी चाहिए। तो इसका शेप और इसका शेप सिमिलर है, इसका मतलब हुआ कि इस वाले को मैं एक्सपैंड करके इसके इक्वल बना सकता हूं और इस वाले को श्रिंक करके इसके इक्वल बना सकता हूं विदाउट चेंजिंग द शेप। Yes. ठीक है, देन दे आर सेम इन शेप बट मे नॉट बी इन साइज। अगर साइज भी इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बट इफ दे आर ओनली सेम इन शेप और साइज में हो या नहीं हो, देन वी से दैट दे आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट अपन को बता ही सकते हैं that all congruent figures are similar figures but all similar figures are not congruent figures। कैसे, ये क्यों बोल सकता हूं मैं, कैन यू एक्सप्लेन? So congruent figures वो होते हैं जिनके angles और साइड सेम होता है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड सेम होता है। और सिमिलर में साइज भी सेम होता है पर मतलब साइज का शेप सेम होता है पर साइज सेम होता है। इसको अपन श्रिंक करके या एक्सपैंड करके सेम कर सकते हैं, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। कौन से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? सिमिलर। हाँ, नहीं तो ये अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, व्हाट आई सेइंग इज कि दो फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ शेप एंड साइज बोथ आर सेम। ठीक है, and two figures are similar if only shape is same but the size may or may not be। ठीक है, तो अगर शेप भी सेम हो गई और साइज भी सेम हो गए तो सिमिलर भी हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ठीक है, सो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं वो सिमिलर तो है ही डेफिनेटली क्योंकि शेप तो सेम है ही सबकी। तो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ आई टेक सेट ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का सेट विल बी सबसेट ऑफ सिमिलर फिगर्स। क्या ये पता है सेट और सबसेट का मीनिंग? सबसेट मतलब सब पार्ट में। क्या? सबसेट मतलब सब पार्ट। थोड़ा लाउड बोल। सबसेट मतलब उसका सब पार्ट। उसका पार्ट, सब पार्ट। हाँ। सब पार्ट क्या होता है? सब पार्ट मतलब एक गिवन इक्वेशन के पार्ट्स। क्या? एक गिवन चीज के पार्ट। तो सिर्फ पार्ट बोल देना, सब पार्ट बोलने का क्या मतलब है? हाँ तो पार्ट सब पार्ट। तो सब लगा रहे का क्या मतलब हुआ? क्यों लगा रही है सब? सिर्फ पार्ट भी बोल सकती है। हाँ पार्ट। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। सबसेट का मतलब है कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर फिगर्स का सबसेट है तो सारे ये जो सेट है ये सिमिलर फिगर्स के सेट के अंदर है। मतलब सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर फिगर्स के अंदर के सेट के अंदर आ रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट आर एन एलिमेंट ऑफ द बिगर सेट। ठीक है, तो रैशनल नंबर रियल नंबर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि होल नंबर्स इज अ बिगर सेट एंड नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं बट सारे होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। So natural numbers is a subset of whole numbers. Similarly, whole numbers is a subset of integers. Integers is a subset of rational numbers. ठीक है, so सारे congruent figures are similar, but similar figures may not be congruent. ठीक है, इसलिए I can say that congruent figures का set is a subset of similar figures. ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन congruent figures के set और congruent triangles के बारे में पढ़ेंगे। Similar figures, similar triangles will be covered in the 10th class. So triangles कब होते हैं, किसको triangles बोलते हैं?
How are triangles formed? Triangles कब बनते हैं? जब 3 लाइंस जॉइन होती हैं. 3 लाइंस जॉइन होती हैं, बस 3 लाइंस को तो मैं ऐसे भी जॉइन कर सकता हूँ. ये भी जॉइन कर दिया मैंने 3 लाइन. एक इनक्लोज फिगर बनता है 3 लाइंस. हाँ, इनक्लोज फिगर बोलना. So a closed figure formed by 3 intersecting lines. ठीक है, 3 intersecting lines ऐसे भी हो सकती हैं, एक ही पॉइंट से पास भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे क्लोज फिगर नहीं बनेगा. So a closed figure formed by 3 intersecting lines makes a triangle. ठीक है, ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं. A, B, C are the 3 vertices जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से. ठीक है, those are the vertices. These there are 3 sides also, A, B, B, C and C, A. ये 3 sides हो गई, और 3 एंगल भी हो जाते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C. ठीक है, देन कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट तब भी बोल सकते हैं व्हेन एक चीज के ऊपर मैं दूसरी चीज को रख रहा हूँ और वो कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली उसको कवर कर रही है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जैसे अपन एक क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट कार्ड के ऊपर दूसरा क्रेडिट कार्ड रखें, तो वो पूरा कंप्लीट कवर कर लेगा, एग्जैक्टली उसको शेप उसका दोनों का सेम होता है, शेप एंड साइज, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है. ठीक है, सो अगर मैं सुपर इम्पोज करता हूँ 2 फिगर्स को एंड वन कवर्स द अदर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली, सिर्फ कंप्लीटली बोलना भी सही नहीं है. ठीक है, जैसे एक छोटी चीज है उसके ऊपर बड़ी चीज रख दी तो कंप्लीटली कवर तो हो गया, बट एग्जैक्टली कवर नहीं हुआ. तो कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली अगर कवर कर रहा है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, फिर इसमें वो ASA और SAS वाली प्रॉपर्टीज है. हाँ वो पढ़ेंगे ना. तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो व्हाट कैन वी से अबाउट द 2 ट्राइंगल्स? सो उनका कॉन्ग्रुएंट साइड और कॉन्ग्रुएंट एंगल सेम. कॉन्ग्रुएंट थोड़ी बोलते हैं यार, वर्ड तो कॉरेस्पॉन्डिंग. हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट नहीं. corresponding sides and corresponding angles both are equal अगर 2 triangles congruent हुए तो. ठीक है, so थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है. आई एम ट्राइंग टू मेक एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है. पर मैंने बोला that these 2 triangles are congruent, so I can say that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. ठीक है, AB also I can say AB is equal to DE, which is the corresponding side. This side is corresponding to this side. दिख रहा है वो? Yes. ठीक है, रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए कौन सा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? EF. EF. So BC is equal to EF and AC is equal to DF. ठीक है, रिकॉग्नाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं. कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे ये अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे साइड्स पता होनी चाहिए, विच आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. ये वाली साइड अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है और इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे. एंगल्स ऑपोजिट टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. वापस समझ, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग. सिमिलरली ये वाले और ये वाले के ऑपोजिट दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग. इस वाले और इस वाले के ऑपोजिट दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट इन द एग्जैक्ट ऑर्डर. जिस ऑर्डर में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उसी ऑर्डर में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ द अदर ट्राइंगल लिखते हैं अपन को. मीनिंग अगर मैंने ये लिखा ट्राइंगल ABC, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD, तो ये एकदम गलत है लिखने का तरीका.
कैन यू टेल मी व्हाई? सो उसमें आपको लिखना चाहिए था DEF। हाँ, क्योंकि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? जैसे एंगल समझ ले, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल ई तो नहीं है डेफिनेटली, डी कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे भी अगर मैंने ए इधर पहले लिखा है तो डी विल बी द फर्स्ट वन हियर। सिमिलरली अगर बी यहाँ पे लिखा है तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? ई, वो यहाँ पे आएगा, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द राइट वे, क्योंकि उससे अपन रिजल्ट बनाते हैं और उससे अपन निकालते हैं। जैसे यहां से देख, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ, सिंबॉलिक फॉर्म से पता चल रहा है कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगर मैंने सही लिखा है तो आई कैन से दैट ए, डी, बी, ई, सी, एफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड सिमिलरली साइड ए बी is corresponding to DE, BC is corresponding to EF, and AC is corresponding to DF. We can see from the figure also that that is true. Yes. ठीक है, तो symbolic form में order should be correct, वरना गलत हो जाएगा, रिजल्ट भी गलत आ जाएगा उससे आगे अगर प्रोसीड करेंगे तो। ठीक है, corresponding parts of congruent triangles are equal. Is that correct? है ना? अपन ने वही डिस्कस किया है अभी, तो उसकी जगह अपन CPCT यूज करते हैं। CPCT मींस corresponding parts of congruent triangles of congruent triangles। सही, मैंने 7th में भी तो किया था। क्या? सही 7th में भी था। हाँ तो अच्छा है ना, 7th में था, पर इसके आगे जो चीजें हैं वो नहीं होंगी डेफिनेटली 7th। तो CPCT का है क्या? वो भी 7th में था वो सब? हाँ। अच्छा, प्रूफ था क्या उनका? वो एक्सियम्स थे। सारे थोड़ी एक्सियम, सिर्फ एक ही है एक्सियम, सिर्फ SAS है, सिर्फ एक्सियम। चल ये तो याद है तुझे, क्या बात है कि वो एक्सियम होता है। स्कूल में अभी कौन सा चैप्टर? अच्छा, स्कूल की तो छुट्टी है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपन CPCT लिखते हैं। इसका मतलब है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के लिए, तो अपन उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन अपन आते हैं व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, when can we say that two triangles are congruent? ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो कि अपन पढ़ेंगे इज एन एक्सियम। फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज एन एक्सियम व्हिच इज द SAS congruency। साइड एंगल साइड। हाँ, SAS congruency, दिस इज एन एक्सियम, क्योंकि इसको अपन प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन सी फिजिकली। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो उससे अपन देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे ट्रायंगल्स SAS से। SAS का मीनिंग हुआ दैट इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल इंक्लूडेड देम इज आल्सो इक्वल फॉर टू ट्रायंगल्स। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसको अपन प्रूफ नहीं कर सकते हैं, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पर यूनिवर्सल ट्रूथ उसी को लेते हैं जो अपन डेफिनेटली दिखने पे भी पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो बना के देखते हैं। जैसे मैंने बोला दैट टू ट्रायंगल्स में 4 सेंटीमीटर की ईच हैज अ 4 सेंटीमीटर साइड एंड अ 6 सेंटीमीटर साइड एंड एन एंगल इन बिटवीन व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल जो इंक्लूडेड होगा वो 30 डिग्री। इंक्लूडेड मतलब दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है
दो साइड से जो एंगल बन रहा है वो वाला। तो एक साइड मैंने बनाई 6 सेंटीमीटर की, ऐसे स्टार्टिंग अपन ऐसे ही करते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। 6 सेंटीमीटर की साइड बनाई, फिर यहाँ से मैंने 30 डिग्री बनाया एंगल, ऐसे वो बनाना आता ही है अपन को, कैसे बनाते हैं। फिर मैंने तो फिर ऊपर 4 सेंटीमीटर की आर्क, क्या, तो फिर 6 सेंटीमीटर के एंड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की आर्क। हाँ, फिर ये 30 डिग्री बना लिया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट से अपन एक लाइन बना सकते हैं, उस लाइन पे 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करके वी कैन मेक दिस साइड। क्या ये आगे समझ में, ठीक है। यस सर। अभी ये ऐसा ग्राफ ऐसा बन रहा है और मेरे को ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं उसको ऐसे बनाऊं, ज्वाइन करूं। तो हमेशा अगर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंगल इन बिटवीन इज 30 डिग्री, तो ये वाला ही ट्रायंगल आएगा, और कोई ट्रायंगल आ ही नहीं सकता। तो ये वाला ट्रायंगल, और वापस मैं सेम चीज रिपीट करूं तो सेम ही ट्रायंगल बनेंगे। वी कैन सी दैट दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। मीनिंग ये वाली जो साइड लेंथ है, ये वाली जो साइड लेंथ है वो सेम ही आएगी दोनों में, और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा, कुछ भी अपना चेंज नहीं होगा। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। ठीक है। तो इफ वी ड्रॉ विद दिस इंफॉर्मेशन, तो हमेशा सेम ही ट्रायंगल बनेंगे, सेम ही शेप एंड साइज के ट्रायंगल बनेंगे हर जगह। So this is an axiom. Axiom is SAS congruency, जिसको बोलते हैं. It says that if in two triangles, two sides are equal, two sides and the included angle, two sides and the included angle are equal, then we can say that the triangles are congruent. Is that clear? This is the axiom. Also, it is known as the SAS congruency. ठीक है? इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बुक में है. Open page 114. Example 2. AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. क्या हो रहा है यहाँ पे? This is example. AB is a line segment, ठीक है? कोई भी रैंडम लेंथ की हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई फिक्स लेंथ हो, ठीक है? Yes. And this is true also. तो ये this is an important question that we are doing. अगर L is a line which is the perpendicular bisector, perpendicular bisector का मतलब हुआ कि मिड पॉइंट से पास हो रहा है और perpendicular भी है, 90 डिग्री, ठीक है? yes sir. तो any point on this line, any point, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. Any point on this line will be equidistant from both A and B. तो मैं कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ P. रैंडम पॉइंट का मतलब है कि ये लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है. इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया. सो मुझे प्रूव करना है दैट AP is equal to PB. P is equidistant from both A and B. ठीक है? क्या होगा इसका मीनिंग? ये 90 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे इसका प्रूफ?
इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे? कैन यू टेल मी? तो एंगल PCA और PCB 90 डिग्री होगा। ये सी लिया क्या? हाँ ये मिड तो पॉइंट सी फिगर लिया? है यहाँ पे। हाँ ठीक है, पढ़ के मत बताना वरना कोई पढ़ लो। मतलब ही नहीं है। हाँ फिर पढ़ बता। लो। और सब परपेंडिकुलर है तो AC और AB इक्वल होंगे। ए सी और ए बी? AC और CB हाँ ए सी और सी बी इक्वल होंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर क्योंकि वो है, परपेंडिकुलर है इसलिए। क्योंकि वो मिड पॉइंट से पास होता है ना हाँ इसलिए। मिड पॉइंट है ना, तो सी इज मिड पॉइंट, सो ए सी इज इक्वल टू सी बी, सी इज मिड पॉइंट, ठीक है। एंड दोनों का एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। यस एंड पी सी इज इक्वल टू पी सी, दोनों ट्राइंगल्स में, ये दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए पी सी एंड बी पी सी, दीज टू ट्राइंगल्स। क्या हो रहा है, ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, एंड 90 डिग्री एंगल बन गया दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। तो क्या हुआ, ट्राइंगल। SS रूल से। हाँ अब मेरे को सिंबॉलिक फॉर्म में बता कौन सा ट्राइंगल इक्वल है, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स? ट्राइंगल PCA पी सी ए, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? PCB। पीसीबी, करेक्ट, पीसीबी, ये इक्वल हो गए, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसका रीजन, यहाँ पे इसका बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस, इसका रीजन क्या है? I say that the two triangles are congruent. corresponding angle। CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. So PA is equal to PB. P मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया था, P कोई मैंने ऐसे फिक्स नहीं किया कि वहीं पे होगा, इस लाइन L पे कहीं पे भी हो सकता है। So perpendicular bisector पे every point is equidistant from the end of the line segments, ends of the line segment. Yes। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है टू प्रूव, जो भी चीज अपन प्रूव करते हुए आ रहे हैं या एक्सियम लेके चल रहे हैं उसको अपन आगे यूटिलाइज कर सकते हैं प्रूव करने के लिए दूसरी चीजें, ऐसे ही तो अपन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इज ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, मीनिंग हाँ, तो टू ट्राइंगल्स जिन if two triangles have two angles and the included side equal, then the two triangles are congruent. इसका प्रूफ अपन करेंगे। ASA congruency, क्या बोला मैंने? In two triangles, if two angles and the included side, included होनी चाहिए, कोई रैंडम वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी साइड नहीं होनी चाहिए, included side is or are equal, then triangles are congruent. ठीक है, सो कैन यू टेल मी कि ऐसा कैसे होगा? कोई ऑब्वियस सा प्रूफ दिख रहा है क्या तुझे?
in two triangles, if two angles and the included side are equal, then the triangles are congruent. ठीक है? इसका प्रूफ देखते हैं. मैंने बोला that ये वाला ट्राइंगल है एक A B C. बोर्ड छोटा है तो इसलिए मेरे को छोटा ही बनाना पड़ रहा है फिगर. D E F, क्योंकि अपन प्रूव कर रहे हैं दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने ऑलमोस्ट इक्वल सा ही बनाया है. ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ठीक है? सो यहाँ पे देख that there can be three cases possible here. ठीक है? 3 केसेस कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट केस तो ये हो गया कि ये वाला साइड, ये वाली जो साइड है ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू दिस साइड, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी ई, मतलब ए बी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो गई. ये एक केस हो सकता है. दूसरा केस ये हो सकता है कि ये वाली साइड डी ई से छोटी हो गई. ऐसा भी तो पॉसिबल है. अभी फिगर में प्रॉब्लम आ रही है ना. ठीक है? जैसे ये वाला है, अभी मैंने इक्वल वाला बना दिया. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसा बन जाए, दिस इज इक्वल टू दिस. अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड है डी ई, इट इज लेस देन ए बी. दिख रहा है ना? अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव किया है, तो ये वाला केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है. ठीक है? और एक और केस कौन सा हो जाएगा, दैट डी ई इज बिगर देन ए बी. हो सकता है ना? एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला साइड ऐसा बन गया लंबा, ये वाली साइड इससे बड़ी हो गई लेंथ में. yes, तो ये 3 केसेस पॉसिबल है. yes, sir. इसके अलावा कोई केस पॉसिबल होगा क्या? No, sir. 1 मिनट. बहुत गर्मी हो रही है. इस रूम में एसी या कूलर भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है ये वाला रूम. तो हम लोग एसी के बिना तो रहते हैं. क्या? से एसी के बिना फिर रह ही नहीं सकते. हाँ, बट करना पड़ता है ना. यहाँ पे अभी ये तो जुगाड़ किया हुआ है, टेम्पररी सिचुएशन था तो कुछ तो करना ही था. वरना यहाँ पे रूम, दिस इज अ स्टडी रूम, यहाँ पे कोई ज्यादा आता नहीं है, बस बुक्स वुक्स रहती है. तो दीदी बिना एसी पंखे के कम से कम पूरे दोपहर रह सकती है. क्या? दीदी बिना एसी पंखे के पूरी दोपहर रह सकती है. बिना एसी के पढ़ रहे थे? बिना एसी पंखे के वो पूरी दोपहर रह सकती है. कौन? दीदी. अच्छा, कैसे रह सकती है? बिना you can't stay like that. एसी चाहिए ही. हाँ, तो पढ़ने के लिए वैसे एनवायरनमेंट होना ही चाहिए एसी का. जैसे अगर एसी में पढ़ रहे हो तो एसी जैसा मतलब कंफर्टेबल होने चाहिए, वरना ध्यान पढ़ाई की जगह कहीं और ही होता है कि यहाँ पे ऐसा खुजली चल रही है, पसीना आ रहा है, ये सब. नहीं सर, उनको कुछ नहीं होता है. अरे मतलब मैं बता रहा हूँ कि कंफर्टेबल जब तक नहीं होगे तब तक पढ़ने में प्रॉब्लम आती है. लाइक यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्टडिंग. ठीक है? सो कोई बात नहीं, अपना तो काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आजकल वो थोड़ी गर्मी ज्यादा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. यहाँ पे देख दैट ए बी डी ई के इक्वल हो सकता है, या ए बी डी ई से बड़ा हो सकता है साइड लेंथ. ठीक है? अगर ए बी डी से बड़ा हो गया तो वैसा टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा. अगर ए बी डी ई से छोटा हो गया तो ऐसा टाइप का ट्राइंगल बन सकता है. ठीक है? ये 3 ही केसेस पॉसिबल हैं, उसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए बी या तो इक्वल होगा या कम होगा या ज्यादा होगा. ठीक है? आ रहा है समझ में?
तो कम ज्यादा वाले केसेस में उसके जैसा ही ट्रायंगल बन जाएगा, जैसा भी ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है। एंड इक्वल वाले केस में तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, वो अपन देखेंगे कैसे, ठीक है। बट व्हाट वी विल प्रूव इज कि ये तीनों केसेस, जो तीनों केसेस मैंने लिए हैं, ठीक है, वो एक ही केस होगा which is that the triangles are congruent। ऐसा पॉसिबल, मतलब ए बी कम हो ही नहीं सकता, या तीनों केसेस में दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये अपन प्रूव करेंगे। पहले केस समझ में आ गए तीनों केसेस, ठीक है। एक साइड या तो इक्वल होगी, छोटी होगी या ज्यादा होगी। तो केस वन ले रहे हैं अपन, विच इज ए बी is equal to DE। I am taking this case, AB is equal to DE, ठीक है। In this case AB is equal to DE हो गया, एंगल B is equal to एंगल E दे रखा है, एंड साइड BC is equal to EF दे रखा है। So by SAS we can say that ABC triangle is congruent to triangle DEF। ये अपना फर्स्ट केस हो गया। अगर AB is equal to DE हो गया तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं। तो फिर इसमें ASA कैसे यूज हुआ? अरे तो ASA तो प्रूव कर रहे हैं, ASA कैसे यूज थोड़ी कर रहे हैं। अरे अपन देख रहे हैं कि ASA जब दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगे तो ये तीन केसेस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तीनों केसेस अपन डिस्कस करेंगे, एंड तीनों केसेस में अगर ये आ गया दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से कि तीनों केसेस अगर कॉन्ग्रुएंट आ ही रहे हैं तो ASA भी कॉन्ग्रुएंसी इज ट्रू, क्योंकि सारे जो भी ASA जब हो रहा है तो तीनों केसेस में सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो डेफिनेटली अगर ASA भी हो रहा है तो द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेकंड केस में क्या ले रहा हूं मैं, AB इज ग्रेटर देन DE। क्या ये क्लियर है? Yes. ठीक है। तो मैं ये वाला तो मैंने समझाने के लिए लिया था, इसको मैं हटा रहा हूं दोनों को। आ रहा है ना समझ में केसेस? ये नीचे वाले दोनों हटा रहा हूं एंड इस फिगर में ही बना रहा हूं मैं ऐसा, AB इज ग्रेटर देन DE। तो ऐसा आ जाएगा, आई कैन मेक like this, EFG P ले लेता हूं। अगर AB is greater than DE, AB is greater than DE, sorry, तो AB is less than DE वाला केस ले लेते हैं पहले। मैं केस ले रहा हूं AB is less than DE वाला, ठीक है। AB अगर लेस देन DE हो गया तो मैं यहां पे इस ट्राइंगल में एक PF लाइन ऐसी बना सकता हूं सच दैट PE is equal to AB। हाँ, yes. बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है सच दैट AB is equal to PE और फिर उसको F से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो मैंने कंस्ट्रक्शन किया पॉइंट P on DE such that PE is equal to AB। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया एंड जॉइन PF। क्या ये क्लियर है? Yes. ठीक है। देन अगर ये ऐसा हो गया तो यहां से ये वाली साइड AB और PE इक्वल हो गई, Yes. AB is equal to PE हो गया,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दे रखा है, एंड सॉरी साइड डी सी इज इक्वल टू ई एफ. So again by SAS congruency, triangle ABC किसके congruent है, अब ये तुझे बताना है. Triangle ABC is congruent to which triangle now? PEF. PEF, correct. Triangle PEF. ठीक है, अभी ये दोनों congruent हो गए, ये वाला triangle और ये वाला ट्राइंगल PEF ट्राइंगल, ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट ले लिए. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल PFE होना चाहिए. इज दैट करेक्ट बाय CPCT? Yes sir. ठीक है, बट यहां से ले रहा हूं मैं, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल F which is DFE. दिख नहीं रहा है थोड़ा. But angle C is equal to angle DFE. This is given to me. है ना? Yes sir. ठीक है, यहां से एंगल C इज इक्वल टू एंगल PFE. ये एंगल C है, ये भी एंगल C है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए. सो वी कैन से दैट एंगल DFE is equal to angle PFE. राइट? यहां से एंगल C एंगल PFE के इक्वल है, यहां से एंगल C एंगल DFE के इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों राइट हैंड साइड इक्वल होंगे. और ये कब पॉसिबल है, ये वाला कब पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है? Side. क्या Side angle side. क्या साइड एंगल साइड कहां से आ गया इसमें? अरे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल दोनों इक्वल है, ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. तो जब AB is equals to DE होगा. क्या, वापस बोल. जब AB is equals to DE होगा. नहीं, ये सही नहीं है स्टेटमेंट. यहां से मैं वो कंक्लूड नहीं कर सकता. देख क्या होगा, ये वाला एंगल, ये जो PFE एंगल है, ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला DFE एंगल, ये दोनों मैंने इक्वल प्रूव कर दिए. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब P या तो PD की जगह पे हो, मतलब दो पॉइंट्स कोइंसिडेंट होंगे तभी तो वो एंगल इक्वल होगा. तो फिर उसमें लिखा है कि AB DE से बड़ा है, नहीं D से छोटा है. हाँ, तो कोइंसाइडिंग कैसे कर सकता है पॉइंट? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो AB इससे इक्वल, इससे छोटा होगा ही नहीं, वही तो अपन ले रहे हैं. यहाँ पे मैंने अज्यूम किया, आई टुक द केस दैट AB इज लेस देन DE. मुझे पता नहीं है कि क्या होगा. ठीक है, तो मुझे तीनों केसेस लेने पड़ेंगे. ये वाला केस जब मैंने लिया तो मैंने देखा कि ये वाला जब मैंने AB के इक्वल कट किया तो ये पॉसिबल ही नहीं है. दिस विल बी कोइंसिडेंट विथ D. अगर D के कोइंसिडेंट है तो AB विल बी इक्वल टू DE ओनली. ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये कभी अराइज ही नहीं होगा. यही तो मेरा पॉइंट था. अगर ये वाला केस अराइज हो गया तो कॉन्ग्रुएंट तो रहेंगे ही नहीं ना. हमेशा वो वाला ही केस होगा जब AB इज इक्वल टू D ही होगा, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे. आ रहा है क्या समझ में? ये प्रूफ ग्रास्प करना कर कि ग्रास्प करना स्टार्ट कर कि मैं जो क्या क्या केसेस ले रहे हैं और क्या चीज से मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ. ठीक है, केसेस मेरे को सारे लेने पड़ेंगे पर आने तो सारे कॉन्ग्रुएंट ही चाहिए, तभी तो कॉन्ग्रुएंट अपन ले सकते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी. अगर ट्रायंगल्स ही डिफरेंट आ गए तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होंगे.
यहां से मैं ये प्रूव कर सकता हूं दैट और आई कैन से दैट डी एंड पी विल कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट है वो. Yes. They are overlapping each other. This is only possible when D and P points coincide. ठीक है. अगर D and P coincide हो गए, if D and P coincide, then मैंने लिया था PE is equal to AB. P की जगह वो P और D coincide ही कर रहे हैं, तो this implies DE is equal to AB. क्या ये आ रहा है समझ में? Yes. P is equal to AB अपन ने लिया है, ठीक है, ऐसा पॉइंट लिया है P such that it is equal to AB. बट मैंने ये प्रूव कर दिया that P and D coincide, तो AB is equal to DE हो गया. ठीक है, AB is equal to DE हो गया. तो बाय SAS congruency जो अपन ने पिछली बार देखा था, बाय SAS congruency पिछले केस में देखा था, मतलब बाय SAS congruency triangle ABC is congruent to triangle DEF. आ रहा है क्या समझ में? अरे ये वाला केस अगर अराइज हो गया तो वो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं रहेंगे ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होने चाहिए ना. Yes. तो मुझे यही बताना था कि यहाँ पे जो ये वाला केस मैंने लिया है ये कभी आएगा ही नहीं. इट विल ऑलवेज AB will always be equal to DE only. Yes. ठीक है. So ABC is congruent to triangle DEF मैंने बोल दिया. केस 3. अभी ये समझ में आ गया तो केस 3 लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, ठीक है, वहां यहां से भी समझ में आ जाएगा. सिमिलरली केस 3 में ले रहा हूं. केस 3 में AB is greater than DE. अभी जो मैंने यहाँ के लिए बताया था इस ट्राइंगल के लिए, अगर मैं AB ग्रेटर देन DE ले रहा हूँ, क्या हुआ? तो वो PABC ट्रायंगल में बना है. क्या हुआ? सो PABC ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट है. हाँ करेक्ट. देख के बता रही है बुक में से. सब वो बंद है. क्या? सब वो बंद है. अच्छा ठीक है, देन इट्स गुड. यहाँ क्योंकि उसमें लिखा था ना क्या उसको सिचुएशन को अल्टरनेट उल्टा करना है, तो वही तो वो. हाँ दैट सही है. तो यही थिंकिंग आनी चाहिए. अभी यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया P, क्योंकि यहाँ पे AB छोटा था तो इस वाले ट्राइंगल में AB के इक्वल बना सकता हूँ. यहाँ पे DE छोटा है तो आई विल मेक अ पॉइंट P such that PB is equal to PE. such that PE is equal to DE. कंस्ट्रक्शन करेंगे. PE is equal to PB. PB is equal to DE. ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है. अभी मैं वापस लिख नहीं रहा हूं पूरा, ठीक है, समझना है बस. ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है. तो PBC triangle is congruent to triangle DEF. Yes. Then by CPCT, PCB angle will be equal to angle DFE. Yes. But it is given that angle DFE is equal to angle ACB. Yes. This implies that angle PCB is equal to angle ACB. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब A and P both coincide. Yes. अगर A P से coincide कर रहा है या P A से coincide कर रहा है, उसका मतलब ये हुआ that
ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि P अपन ने पॉइंट ऐसा लिया था सच दैट पी बी इज इक्वल टू डी ई। अगर A और P कोइंसाइड कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू डी ई हो गया। यस, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिमिलरली ए बी will be equal to PB, P and A will coincide. नहीं, पहले P and A will coincide आएगा, P and A will coincide. Therefore, AB will be equal to PB will be equal to DE. So again by SAS, I can say triangle ABC is congruent to triangle DEF. yes. So तीनों केसेस अपन ने डिस्कस किए, जिसमें तीन केसेस अराइज हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो? ए बी इज इक्वल टू डी ई हो गया, ए बी ग्रेटर देन डी ई हो गया, या ए बी लेस देन डी ई हो गया। ये तीनों केसेस में मैंने प्रूव कर दिया कि ये तीनों केसेस में ए बी विल बी इक्वल टू डी ई ओनली। Yes, तीनों केसेस आएंगे ही नहीं, हमेशा ए बी विल बी इक्वल टू डी ई ओनली। Therefore, the triangles will always be congruent. ठीक है, yes. इसलिए ASA similarity holds. Oh, sorry, I'm so sorry. ASA congruency holds. क्या ये आ गया समझ में? ठीक है, प्रूफ अच्छे से घुस जाना चाहिए दिमाग में, ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो क्या है, तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तीन केसेस लिखा, तीनों को बोल दिया कि तीनों कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे, तो देयरफॉर हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, सर अगर कोई प्रूफ मांगेगा तो तीनों केसेस उठने पड़ेंगे। हाँ, हमेशा प्रूफ में तो तीनों केसेस ही आएंगे ना, क्योंकि तीनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं पर होंगे नहीं, ये मुझे बताना है, तो तीनों केसेस लेने ही पड़ेंगे। बट एक वाला तो सिंपल ही है, SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गया, दूसरा वाला एक्सप्लेन करना है, और तीसरा वाला तो सिमिलरली लिख के वी कैन डिस्कस, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली लिख के यू कैन राइट जस्ट व्हाट वी हैव रिटन, एंड उतना ही लिखना है थर्ड केस में, थर्ड केस पूरा नहीं लिखना है वापस। आगे समझ में? ठीक है, Yes, देन मैंने बोला कि यार ASA angle side angle. AAS congruency is also there. क्या इसका तू मुझे रीजन बता सकती है? SAS अपन ने देख लिया, ASA अपन ने देख लिया, AA congruency is also there and it is a special case of ASA, ये भी बता दिया मैंने तुझे। तो AAS congruency is also there। मतलब क्या हुआ? दो एंगल्स और सेकंड एंगल के पास वाली साइड जो है इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसमें साइड इंक्लूडेड नहीं है। इज दैट क्लियर? दो एंगल्स और एक साइड are equal, then the triangles are congruent. So दो एंगल एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या दो एंगल एक साइड इक्वल नहीं हो सकते? या तू पूछ रही कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? क्या? सर AS कैसे होगा? सर A AS और S के बीच में A का सैंडविच बनेगा तो? अरे बहुत सिंपल है, देख लॉजिकली है, बस कुछ भी नहीं है। दो एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, तीनों का सम 180 होगा। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी दोनों में इक्वल हो ही जाएंगे, डेफिनेटली होंगे या नहीं होंगे? क्या? दो एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, ओके। एक एंगल को मैंने x ले लिया, एक एंगल को मैंने y ले लिया, ठीक है, दोनों में x एंड y आर देयर, ठीक है। देन थर्ड एंगल को मैंने z ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई,
तो दोनों ट्रायंगल्स में z इक्वल आएगा ना, क्योंकि x और y भी सेम हो गए और 180 Yes. भी रहता है, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाएंगे z। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी तो इक्वल होगा। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वन एंगल बी 120 डिग्री, ठीक है, अनदर एंगल बी 20 डिग्री, ठीक है, ये दोनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में है, तभी तो ए हुआ है ना। तो 120 और 20 दोनों है, तो थर्ड एंगल का वैल्यू कितना होगा? 40। दोनों ट्रायंगल्स में तो 40 आएगा। अरे यार 120 प्लस 20 140 हो गया, तो थर्ड एंगल 40 तो हुआ। तो दोनों ट्रायंगल में 40 तो होगा थर्ड एंगल, उसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? हो सकता है या नहीं? अरे सम तभी तो 180 होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में 40 40 होंगे थर्ड एंगल, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अगर दो एंगल इक्वल हैं तो। ठीक है, अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ए एस ए भी तो हो जाएगा फिर। अभी ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्या ये सही है? ठीक है, yes. और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये ए एस हुआ। अभी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये अपन ने अभी देखा, थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। तो यहां से देख, ये ए एस ए अपन ने अभी प्रूव करी है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी इज आल्सो ट्रू, which is a special case of ASA only। नहीं आया समझ में? आया नहीं समझ में? आया तेरा एक्सप्रेशन मुझे तो आ गया। अरे अगर AS हो रहा है तो ASA भी तो होगा ही हमेशा। yes. तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना AS से भी, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि SSA कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट देयर, ये कभी ट्रू नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी, कभी कभी हो सकता है इक्वल, बट हमेशा ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है ये SSA या ASS, these are not congruencies। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? ओके, सो रिवाइज अच्छे से करना है। 5 शीट मैंने तेको भेजी दी है लाइंस एंड एंगल्स की, वो हाँ मैंने अभी भेजी क्लास से पहले, ठीक है, वो क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वी कैन आइदर डिस्कस 5 शीट और वी कैन कंटिन्यू विद द थ्योरी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या थ्योरी से कंटिन्यू करें? ओके ठीक है, सो थ्योरी से कंटिन्यू कर लेंगे, क्वेश्चंस बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके, रिवीजन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। थ्योरी स्ट्रांग होगी तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। हाँ, और प्रूफ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रूफ को भी ध्यान देना है, वरना छोड़ ही देंगे प्रूफ तो क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आएगा तो कर देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए, प्रूफ भी अच्छे से करने हैं। ठीक है, मैं डिस्कस ही इतना अच्छे से इसीलिए करता हूँ ताकि यू आर एबल टू रिकॉल दैट। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सर। ओके, बाय।